जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। जैसे कि मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत दिन से हमारा इंतजार करते रहते हैं और कहते हैं कि सर आइए 36 आएंगे, 36 जाएंगे, कब कब आएंगे सर। तो 36 आएंगे, 36 जाएंगे, आ गए। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। और हम लोग वीकली करंट अफेयर्स जो है कल हम लोग करेंगे, यानी कि पूरे वीक का और पूरे मंथ का जो है डिटेल करंट अफेयर्स कल को करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग करते हैं आज करंट अफेयर्स में जो पहला, बिल्कुल बिल्कुल जल्द ही दीपक, जल्द ही स्टार्ट होगा, जल्द ही स्टार्ट होगा, हम खुद परेशान हैं। तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? Who has become the new chairman of the All India Council for Technical Education? जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का नए चेयरमैन कौन है? कौन है जो यहां धुरंधर बता सकते हैं इसका सही जवाब? सभी लोगों को कमेंट करना है, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोगों को कमेंट करना है, जल्दी से बताइएगा। केतन भाई, दीपक, मीरा, सुगंधा, वर्षा, एवरीवन एवरीवन, पूजा, वेरी गुड। तो एक बार री इन कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो रानी, जल्द जल्द ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लीजिए। तो एम जगदीश कुमार, प्रोफेसर योगेश सिंह, राजीव, संजय मूर्ति, जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। काफी लोगों का रुझान जो है वो बी की ओर आ रहा है, तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो सही उत्तर है प्रोफेसर योगेश सिंह। सही उत्तर क्या है? प्रोफेसर योगेश सिंह है। यानी कि प्रोफेसर योगेश सिंह को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का नया चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष चुना गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति याद के रूप में भी कार्य कर भारत के तकनीकी शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में ये रह चुके हैं, याद रखना है। स्थापना इसकी कब हुई थी? AICTE की, AICTE की क्लास ले रहे हैं हम, कॉल करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है ना। AICTE की जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी और 1987 में इसे वैश्विक दर्जा मिला था, वैधानिक दर्जा, याद रखिएगा। शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है ये पद का चेयरमैन प्रोफेसर योगेश सिंह बनाए गए हैं। तो अभी क्वेश्चन अगर आएगा कि AICTE का नए चेयरमैन कौन है, तो याद रखना है बिल्कुल बिल्कुल दीपक कुमार, वही करना पड़ेगा, उसी पे करेंगे, ठीक है ना। रोलिंग बजट प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल इंपॉर्टेंस है, नेशनल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है, नेशनल इंपॉर्टेंस का ये क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो विच विल बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू अडॉप्ट द रोलिंग बजट सिस्टम? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल। यानी कि रोलिंग बजट प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य भारत में कौन बनेगा? सावित्री, पढ़िए एकदम, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज के पीछे भागोगे, रिजल्ट तुम्हारे पीछे भागेगा। नॉलेज के पीछे नहीं भागोगे तो तुमको रिजल्ट अपने पीछे भगवाएगा। तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो याद रखना है, रोलिंग बजट जो है वो कौन सा राज्य अपनाया है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो याद रखना है, पहला राज्य मध्य प्रदेश बनेगा। तो मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है वर्ष 2026-27 में, रोलिंग बजट प्रणाली को अपनाएगा। अब सवाल आता है कि सर ये रोलिंग बजट है क्या? ये रोलिंग बजट है क्या, ठीक है ना, रोलिंग बजट ये है क्या? तो याद रखना है, निश्चित वित्तीय वर्ष क्या होने वाला है? 1 अप्रैल से 31 मार्च होने वाला है। तो कोई भी वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल ईयर, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो याद रखना है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च, 31 मार्च जो है ये वित्तीय वर्ष कहलाता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर कहता है। इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना होगा
फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि जितने भी आपके जो टैक्सेशन है, जितने भी आपके जो ये मतलब आपको कोई भी इंश्योरेंस करना होता है, कोई क्लेम करना होता है या कोई भी, तो वित्तीय वर्ष जो है 1 से 31 तारीख का होता है, मार्च से अप्रैल से मार्च तक। लेकिन रोलिंग बजट एक सतत प्रक्रिया है। इसमें समय सीमा समाप्त होने पर बजट को अगले निश्चित समय के लिए अपडेट या आगे बढ़ा दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि विकास योजनाओं के लिए धन की कमी होती है और पैसा लैप्स नहीं होता है। अब इसको साधारण शब्दों में मैं बता रहा हूं क्योंकि ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का टर्म है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना और समझने का कोशिश करना। रोलिंग बजट, रोलिंग बजट का मतलब होता है कि जो एक फिक्स पॉइंट पे नहीं हो। जैसे मान लो कि अगर ये एक चक्का है तो ये चक्का कभी नहीं रुकेगा, ये चलते जाएगा। ये चक्का क्या होगा? चलते जाएगा, यानी कि रोल करते जाएगा। अभी क्या होता है? अभी होता है कि एक बजट जो है वित्तीय वर्ष के लिए होता है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए बजट पेशकश होता है। उसके बाद 31 मार्च के बाद बजट रुक जाता है। फिर या तो सरकार को अंतरिम बजट लाना होता है छोटे समय के लिए, या फिर नया बजट पेशकश करना होता है। और तब तक के लिए सारी सेवाएं ठप हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि सारा अकाउंट जो है वो सीज हो जाता है, वो बंद हो जाता है, यानी कि या तो आपका पैसा समाप्त हो गया है या तो सरकार के जो फंड है उसमें से आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि बजट ईयर समाप्त हो गया है। ऐसे में क्या होता है कि मान लो कोई सड़क बन रहा है और बजट समय जो है वो पीरियड जो है वो समाप्त हो गया। अब वो प्रोजेक्ट वहीं रोक दिया जाएगा जब तक नए बजट का पेशकश नहीं होता है। ऐसे में क्या होता है? वो मजदूर जो काम कर रहे थे वो कुछ दिनों के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। वो जो प्रोजेक्ट जो लगातार होता तो निर्धारित समय पर समाप्त हो सकता था, वो क्या हो गया? कुछ देर के लिए स्थगित हो गया। तो ऐसे अवस्था में क्या होगा? तो ऐसे अवस्था में हमारी जो सारी क्रिया है वो चरमरा जाती है। रोलिंग बजट का मतलब होता है कि फाइनेंशियल ईयर समाप्त हुआ, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो रिन्यू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वो रिन्यू हो जाएगा, यानी कि जो पैसे हैं वो ऑटोमेटिकली आप आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। फिर जब बजट पेश होगा तो आपको आधिकारिक तौर पर आंकड़े पेश करने होंगे, लेकिन कोई रुकावट नहीं होगी। कोई भी बीच में आपको यह नहीं होगा कि हाँ बजट का एरा जो है, समय जो है समाप्त हो गया तो हमको नया बजट तक इंतजार करना पड़ेगा। जैसे सरकार लोग अधिकतर बोलता है कि अभी ये सारी जो सेवाएं हैं अभी बंद हो रही है, बजट आने के बाद फिर से शुरू हो जाएंगी। तो मध्य प्रदेश वो पहला राज्य बनने वाला है भारत का जो रोलिंग बजट अपनाएगा, क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता है। बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म है और बहुत ज्यादा हिसाब किताब में हो सकता है गड़बड़ी भी आ सकता है। तो सारे राज्य ये अपनाते नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो आज मेरा पैसा खत्म हुआ, कल फिर से हम पैसा शुरू करने लगे बिना कोई हिसाब किताब के, तो ये इशू होता है। तो ये मध्य प्रदेश करने वाला, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली कैपिटल इन WPL विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए किस टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the new captain of Delhi Capitals for WPL? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि हाल में ही महिला क्रिकेट टीम ने जो जीत दिखाई है विश्व युद्ध में, विश्व कप में, ठीक है ना, वो बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस था। और उसके बाद कहीं ना कहीं महिलाओं से अपेक्षा बढ़ गई है भारत के लोगों को, और अब जो है विमेंस प्रीमियर लीग वगैरह भी लोग देखने लगे हैं। और ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स की जो नए कप्तान है वो कौन होंगी? जेमिमा रॉड्रिक्स, हरमित कौर, स्मृति मंधाना, मैग लैंगिंग। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? सुगंधा रानी पूजा जूही। आप लोग कह रहे हैं कि सर बी होगा, पूजा कह रही हैं सी होगा, सुगंधा सी कह रही हैं, जूही बी कह रही हैं, हरप्रीत कौर, स्मृति मंधाना। आप लोगों का ये दोनों में से आंसर अभी दिख रहा है कि नहीं? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए चर्चा करते हैं। तो सही आंसर है जोजीमा रॉड्रिक्स। जोजीमा रॉड्रिक्स इसका सही आंसर है, यानी कि ए जो है आपका सही आंसर है। जोजीमा रॉड्रिक्स इसका सही आंसर है। आप देख सकते हैं
कि दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 के आगामी सीजन के लिए भारतीय स्टार बल्लेबाज जोजीमा रॉड्रिक्स को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। देख सकते हैं जोजीमा रॉड्रिक्स हैं, ये जोजीमा रॉड्रिक्स हैं, और इन्हीं को जो है 2026 की विमेंस प्रीमियर लीग यानी कि महिला प्रीमियर लीग की नई कप्तान दिल्ली कैपिटल्स के लिए चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज खिलाड़ी मेग लैंगिंग की जगह ली है, यानी कि पहले ऑस्ट्रेलिया की, प्लीज यहां ध्यान देना है, ऑस्ट्रेलिया की जो पहली खिलाड़ी थी मैग लेगिंग्स, उसकी जगह ये ली है। और दिल्ली कैपिटल्स का बस इस बार लक्ष्य है कि इस बार किसी भी हाल में विमेंस प्रीमियर लीग जीते, और इसलिए आपके रॉड्रिक्स को इस बार ये मौका दिया गया है। महिला क्रिकेट टीम में है, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम है, और इसको जो है दिल्ली कैपिटल्स की नई, ठीक है ना, कोई बात नहीं जोई। चलिए, बहुत सारे क्लासेस लिए जाएंगे सर। ज्योग्राफी कब से होगा? ज्योग्राफी एकदम शानदार क्लासेस होंगी, ठीक है ना। पूरा रूटीन आपके पास यूट्यूब पर दे दिया गया है, पेड बैच में दे दिया गया है। एप्लीकेशन पर सारे छात्र फ्री में पढ़ सकते हैं। अपने दोस्तों को बस इतना बताना है कि ऑफिसर्स अड्डा का जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर और लॉगिन करने के बाद फ्रंट पेज में यूट्यूब का एक सिग्नल आएगा, बस उसको क्लिक करना, और सारे प्रैक्टिस बैच तुमको एप्लीकेशन पर भी फ्री मिलेंगे। 1 रुपया आपका नहीं लगेगा, यानी कि फ्री में एप्लीकेशन डाउनलोड किए और फ्री में अंकेश सर और उनकी टीम से आपको पढ़ने का मौका मिल गया। यूट्यूब पर भी जल्दी क्लास जो है बहुत और अच्छे तरीके से हम लोग रेनोवेट करेंगे, और भी मैराथन हम लोग लेने वाले हैं। तो हर चीजों को हम लोग तार्किक रूप से, शानदार रूप से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बहुत सारी फ्री किताबें भी मैंने दिया है पढ़ने के लिए और कुछ डाउनलोड करने के लिए, तो एकदम मेहनत करिए। टेस्ट भी बहुत सारे हम लोगों ने फ्री दिए हैं, कुछ पेड दिए हैं, तो एकदम मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। बहुत सारी चीजें आ रही हैं, टेंशन नहीं लीजिए और सशक्त बनिए, रिजल्ट लाइए, बस उसी के लिए है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, याद रखना है ट्राइबल गेम्स का शुभंकर का नाम क्या है, याद रखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्केट ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स? तो जल्दी से बता, मैस्केट शुभंकर जल्दी से बताइएगा। मैस्कॉट जो है ऑफ खेलो इंडिया कौन सा है? क्या सावक है, मोर वीर है, शेरा है, वीरा है? जल्दी से बताइएगा कि मैस्कॉट का नाम क्या है। तो खेलो इंडिया ट्राइबल्स जो शुरू होने वाला है, याद रखना है उसके मैस्कॉट का यानी कि शुभंकर का नाम क्या है। क्या वो सावक है, मोरवीर है, शेरा है या वीरा है? बिल्कुल पूजा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। तो याद रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा मोरवीर। मोरवीर जो है, मोरवीर जो है शुभंकर छत्तीसगढ़ के हैं। आयोजित होने वाले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2036 के लिए आधिकारिक लोगो थीम सॉन्ग शुभंकर मोरवीर का आवरण किया गया है। याद रखना है स्वर्गीय VR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू होगा। तो ये कहां शुरू होगा? तो VR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये शुरू होगा। यानी कि स्टेडियम का नाम क्या है? तो क्वेश्चन आ सकता है स्टेडियम का वो नाम क्या है जहां खेलो इंडिया ट्राइबल शुरू होने वाले हैं। उसके अलावा ये जनजातियों के बढ़ावा देने के लिए, पहचान दिलाने के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोजित किए जाने वाले हैं। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है ट्राइबल्स लोगों को पहचान दिलाना, इन लोगों को कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में लाना, क्योंकि जनजाति जो है वो आज भी पिछड़े होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है वो बाकियों से बहुत ऊंची नहीं है। तो इसलिए इस तरह के गेम जो है इन लोगों को वापस से उसी धारणा पर लेकर आएंगे जहां बाकी लोग अभी भी स्थित है। तो ये है मोरवीर, याद रखना ये मोरवीर है, उन्हीं के थीम पर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 खेला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर शोध के लिए शक्ति टॉकल्स यंग रिसर्च फेलोशिप किसने शुरू की? हु हैज लॉन्च्ड द शक्ति स्कॉलर्स यंग रिसर्च फेलोशिप? जल्दी से बताइएगा। तो शक्ति स्कॉलर यंग रिसर्च फेलोशिप किसने अभी वर्तमान में ही दिसंबर 2026 में शुरू किया है? क्या वो नीति आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, गृह मंत्रालय है या शिक्षा मंत्रालय है? जल्दी से बताइएगा।
नहीं सुजीत, रहता है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा क्या होगा। काफी लोग शक्ति स्कॉलर या फेलोशिप का राष्ट्रीय महिला आयोग कह रहे हैं, बी कह रहे हैं। काफी लोग बी कह रहे हैं, काफी लोग नीति आयोग कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे तेरे पास समंदर भी आएगा, तू भला क्यों चिंता करता है रिजल्ट की। जब हम पढ़ाएंगे रिजल्ट भी आएगा और उसे देख करके मजा भी आएगा, क्योंकि कोई नहीं है टक्कर में, छोड़ दो बाकी लोगों को टक्कर में, ठीक है ना? तो महिला से जुड़े मुद्दों पर शोधकर्ता, इसका आंसर है राष्ट्रीय महिला आयोग, यानी कि बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने शक्ति स्कॉलर्स यंग रिसर्च फेलोशिप की शुरुआत की है, यानी कि एनसीडब्ल्यू, एनसीडब्ल्यू याद रखना है। एनसीडब्ल्यू ने, महिला आयोग ने, राष्ट्रीय महिला आयोग ने शक्ति स्कॉलर्स, तो बस एक ही शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है कि स्कॉलर्स, स्कॉलर्स याद रखना है। स्कॉलर्स का नाम है महिला, महिला शक्ति, शक्ति स्कॉलर्स याद रखना है, महिला शक्ति स्कॉलर्स। और ये किसने शुरू किया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने। अगर मैं बात करूं कि ये किसको प्रोत्साहन देने के लिए है, गहन शोध यानी कि रिसर्च, यानी कि सामाजिक चुनौतियां, यानी कि महिलाओं को वल्नरेबल सेक्शन कहा जाता है समाज का, और समाज में इनको उत्कृष्ट बनाने के लिए महिला आयोग ने इस प्रकार के स्कॉलर स्कीम फेलोशिप रखी है, जिससे महिलाओं का जो योगदान है समाज में वो काफी ऊपर उठे और वो भी बाकी मर्दों के बराबरी करे और उनसे ऊपर जाए, क्योंकि आज भी महिलाएं सशक्तिकरण की आवश्यकता है। अगर आप बोलोगे कि नहीं सर महिलाओं को क्या सशक्तिकरण की आवश्यकता है, हमारे घर में तो जो हम करते हैं वही मेरी बहन भी करती है, तो आपका सैंपल स्पेस बहुत छोटा है, आपका दृष्टिकोण बहुत छोटा है। आप छोटे से गली और शहर को देख करके ये बात कर रहे हैं। आज भी बिहार का अगर मैं बात करूं तो लगभग 90% जो है, और भारत का लगभग 80 से 85% जो है वो क्या है, तो वो है आपका, याद रखना है, गांव है। और गांव में आज भी महिलाओं की स्थिति जो है वो दयनीय है, और यही कारण है कि इस प्रकार की जो है अवस्था जो है प्रोत्साहित करने के लिए लाई गई है महिला आयोग के द्वारा। गया याद रखना है, सशक्तिकरण का डेटा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है यही है मेन मुद्दा। महिलाओं को और सशक्त करने के लिए ये फेलोशिप स्कीम लाया गया, ठीक है ना? फेलोशिप स्कीम लाया गया। किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया गया है? विच प्लेयर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस खिलाड़ी को 2025 में पुरस्कृत किया गया है? तो PR श्रीजेश याद रखना है, नीरज चोपड़ा, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह। तो जल्दी से बताइएगा कि इसमें से वो कौन सा दिग्गज नाम है जो आपके वीर चंद, याद रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए जो है नॉमिनेटेड किया गया है। तो जल्दी से बताइएगा, नामांकित किया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग? काफी लोगों का कहना है नीरज चोपड़ा, काफी लोगों का कहना है हार्दिक सिंह। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है सी, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। तो नीरज चोपड़ा ना होकर के ये क्या हो जाएगा, सी हार्दिक सिंह हो जाएगा। तो ये है हार्दिक सिंह, ये है हार्दिक सिंह, हॉकी प्लेयर है। ये कौन है? तो हॉकी प्लेयर है, याद रखना है, हॉकी प्लेयर। और उन्हें ध्यानचंद अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, ध्यानचंद। तो ये है आपके हार्दिक सिंह। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के शानदार मिडफील्डर है ये, मतलब स्ट्राइकर नहीं है, मिडफील्डर है, याद रखना है। और उप कप्तान भी है, उप कप्तान यानी कि वाइस कैप्टन भी है, वाइस कैप्टन। और साथ में मिड, तो आप 3 प्रकार के होते हैं, फ्रंट लीड करता है, स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइकर होता है, मिडफील्ड होता है और बैकफील्ड होता है, याद रखना है, लॉक फील्ड कहते हैं इसे। तो पूरे हॉकी को इस तरह से रणनीति बना करके खेला जाता है। तो हार्दिक सिंह जो है ना केवल मिडफील्डर है, उप कप्तान भी है, और प्रतिष्ठित जो है खेल रत्न अवार्ड के लिए इन्हें जो है नामांकित किया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया गया है। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी चुना गया था इन्हें। तो याद रखना है 2023 में
किस खिलाड़ी को FIH प्लेयर ऑफ द अवार्ड चुना गया है? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरंतर 4 वर्षों से उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और हॉकी को सर्वश्रेष्ठ बनाए हैं। तो याद रखना है, हार्दिक सिंह इज द करेक्ट आंसर। और यहां एक और क्वेश्चन बन जाता है, 2023 में आपके फेडरल ऑफ इंडिया हिंदुस्तान प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो किसे चुना गया था? तो हार्दिक सिंह को चुना गया था, याद रखिएगा। तो बहुत ही शानदार है। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। दर्पण 2, ध्यान से देखिएगा, दर्पण 2.0, दर्पण 2.0 डिजिटल डैशबोर्ड किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च्ड द दर्पण 2.0 डिजिटल डैशबोर्ड? जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दर्पण 2.0 डिजिटल डैशबोर्ड किस राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? जयंत कुमार, मैं फिर से बता दे रहा हूं, और पूजा बाकी लोगों को मैं बता दे रहा हूं, ऑफिसर्स अड्डा जब खोला गया था, मेरा एक सपना था भारतवर्ष में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने का। मैं आज भी अपने सपने पर खड़ा होकर के मेहनत कर रहा हूं। कहते हैं ना, लोग आएंगे जाएंगे, लोग कभी कभी नीचा भी दिखाएंगे, लेकिन सपने को बुनने वाले और छात्रों के साथ इंसाफ करने वाले अकेले भी खड़ा रह जाएंगे और उन्हें सशक्त बनाते हुए रिजल्ट दिलवाएंगे, और तब जाकर के शान से कहलाएंगे अंकेश सिंह। तो आज मेरी चुनौती है, आज मेरा जो है पहचान, वर्चस्व सब जो है दांव पर है, और मुझे कहीं ना कहीं अपने छात्रों के लिए खड़ा उतरना है। तो ऑफिसर्स अड्डा में अगर आपने 1 रुपया भी एप्लीकेशन पर खर्चा किया है, तो मैं आप लोगों के लिए सौगात पर सौगात लाऊंगा, और आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें फ्री में पढ़ा जाऊंगा जो आपको रिजल्ट दिलवाएगा। तो केवल पैसा ही नहीं अंकेश सर का मुहिम है। और मैं पिछले 4 वर्षों से एक ही बात कहता हूं कि जब तक अंकेश सर के हाथ में कलम है, तब तक उनके स्टूडेंट्स को सोचने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं। हम है ना, अगर रात में डर लगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर कोई दोस्त तुम्हें घबराए और डराए कि ऐसे होगा वैसे होगा, रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, जब कोई भी परेशानियां तुम्हें चूर कर दे, जब तुम्हारे आंखों से आंसू बहने लगे, जब तुम्हारी सारी उम्मीदें टूटने लगे, जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो सकता है, याद रखना कि तुम्हारे साथ कोई रहे ना रहे, एक बंदा खड़ा मिलेगा, वो है तुम्हारे अंकेश सर, बिहार KGF। वो है तुम्हारे अंकेश सर। भीषण परिस्थितियों में भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, मैं भी चोटिल रहूंगा, फिर भी मैं खड़ा रहूंगा। मेरे अंदर भी अंगारे चीखती रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं खामोश रह करके पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा। मैं वादा करता हूं, ये वादा करता हूं मैं अपने सारे छात्रों को, सारे मित्रों को, और अपने दोस्तों को, और हर वो माँ बाप को जिन्होंने एक सपने लेकर के ऑफिसर्स अड्डा में अपने बच्चों के नाम लिखवाए थे, कि जब तक एप्लीकेशन रहेगा, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा, एक एक क्लास होगा। किसी का अगर एक चैप्टर भी बचा हुआ है, वो चैप्टर मैं पढ़वाऊंगा, फ्री में प्रैक्टिस करवाऊंगा। ऑफलाइन में आओ, तुमको रिवाइज करना है, आके ऑफलाइन में बैठो, मैं पैसा नहीं लूंगा, रिवाइज करने के लिए दूंगा, लेकिन हाँ, पढ़ने के लिए तैयार रहो, पढ़ने के लिए तुम तैयार रहो, पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं। इतना पढ़ाऊंगा कि रिजल्ट दिलवाऊंगा, और तब जाकर के कहूंगा कि हाँ 36 आएंगे, 36 जाएंगे, रिजल्ट तो भैया अंकेश सिंह दिलाएंगे, तब गर्व से कहेंगे। तो अभी केवल पढ़ो, अभी केवल पढ़ो, बाकी भरोसा मेरे ऊपर रखो, ठीक है ना? बाकी भरोसा मेरे ऊपर रखो। तो याद रखना है, दर्पण डिजिटल डैशबोर्ड ने किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने। केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। NCR नेशनल कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है, याद रखना है, NC नेशनल कैपिटल, नेशनल कैपिटल दिल्ली है, याद रखना है। और इसी ने दर्पण 2.0 को लॉन्च किया। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके परीक्षा में, आपके परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि दर्पण 2.0 किस केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने अपनी सरकारी परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रगति की निगरानी के लिए दर्पण 2 जो है डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है। सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, याद रखना है, सेंटर जो है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल इंफो सेंटर को विकसित करने के लिए इसने दर्पण 2.0, तो रियल टाइम डाटा आप देख सकते हैं, सारे सरकारी परियोजनाओं को
दर्पण 2.0। तो आज ही जाइए डिजिटल डैशबोर्ड पर यानी कि गूगल प्ले स्टोर पर और वहां दर्पण 2.0 जो है डाउनलोड करिए। वहां दिल्ली सरकार की जितनी भी परियोजनाएं हैं और आप लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो सारी चीजें आपको रियल टाइम डेटा देखने को मिलेंगे। यानी कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत भी इसको बहुत ज्यादा डिजिटलाइज किया गया है और दिल्ली सरकार की ये जो स्टेप है कहीं ना कहीं बाकी राज्यों के लिए भी प्रोत्साहन का केंद्र बनेगा और बाकी सरकार भी अपने अपने जगह पर ये सारी चीजें लागू करेंगे। तो दिल्ली सरकार ने वर्तमान में दर्पण 2.0, तो क्वेश्चन आ सकता है दर्पण 2.0 वर्तमान में देखे गए न्यूज में क्या है। तो हो सकता है आपको लिखा रहेगा कि डिजिटल डैशबोर्ड है, क्या ये एक प्रकार का मिरर है, क्या ये एक प्रकार का युद्ध है, या फिर ये क्या एक प्रकार का युद्ध अभ्यास है, क्या है। तो दर्पण 2.0 एक प्रकार का डिजिटल डैशबोर्ड है जो दिल्ली सरकार ने अपने सारे कल्याणकारी और सारी योजनाओं को, सरकारी योजनाओं को दिखाने के लिए रियल टाइम डेटा लॉन्च किया है। ठीक है ना, याद रखना है। ये सारे पीडीएफ को मैं एक साथ मर्ज करके एप्लीकेशन और टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेंशन नहीं लेना है, एप्लीकेशन और टेलीग्राम पर बोर्ड पीडीएफ जाएगा, उसका लिंक मैं दे दूंगा और जल्द ही, अभी टेलीग्राम का लिंक नहीं है एप्लीकेशन पर, ठीक है ना, जल्द ही मैं उसे डाल दूंगा और आपको बोर्ड पीडीएफ जो है एप्लीकेशन पे फ्री पीडीएफ वाले पोस्ट में डाल दे दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं, ठीक है ना। देश की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना सुबनसिरी लोयर की पहली इकाई का शुभारंभ कहां किया गया, शुभ आरंभ कहां गया है। तो देश की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परियोजना जो है वो किस इकाई में शुरू की गई है। वेयर वॉज द फर्स्ट यूनिट ऑफ द सुबनसिरी लोअर हाइड्रो प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड। तो सिक्किम, अरुणाचल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। जल्दी से बताइएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जो सुबनसिरी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सहायक नदी है, ठीक है ना। धनसिरी हो गई, सुबनसिरी हो गई, मानस हो गई, ये सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है सुबनसिरी। अब तुमको आंसर करने में आसानी होगा कि क्या ये सिक्किम, अरुणाचल, उत्तराखंड, हिमाचल। तो काफी लोग कह रहे हैं सर अरुणाचल प्रदेश होगा, काफी लोग अरुणाचल प्रदेश कह रहे हैं। तो आंसर दो ही में होना चाहिए, ए और बी में। तो याद रखना है, काफी लोग अरुणाचल और सिक्किम कह रहे हैं, तो याद रखना है अरुणाचल और असम सीमा हो जाएगा इसका सही आंसर। अरुणाचल और असम सीमा यानी कि 8 का सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल असम सीमा, ठीक है ना। अरुणाचल बॉर्डर हो जाएगा, याद रखना है अरुणाचल बॉर्डर, और आंसर हो जाएगा बी, याद रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश असम की सीमा पर स्थित है और भारत की सबसे बड़ी पनबिजली योजना है सुबनसिरी लोअर। याद रखना है ये 250 मेगावाट केंद्रीय मनोहर लाल द्वारा किया गया है। 250 मेगावाट जो है इससे बिजली उत्पन्न होगी। इसकी कुल क्षमता 2000 मेगावाट है, 2000 मेगावाट, याद रखना है। और ये नेशनल ग्रीन एनर्जी के तहत जो है शुरू की गई है। नेशनल ग्रीन एनर्जी, राष्ट्रीय हरित ऊर्जा या क्लीन, तो नेशनल ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी के तहत। तो जीरो एमिशन आपने सुना होगा, पीएम जीरो एमिशन टारगेट, जीरो एमिशन। तो जीरो एमिशन टारगेट के तहत जो है, जीरो एमिशन टारगेट के तहत ये शुरू की गई है। तो याद रखना है, तो अरुणाचल और असम सीमा पर जो है ये आपके स्थित है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है। ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का न्यूज है। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस न्यूज है। तो किस देश ने, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन मून बाय 2036। जल्दी से बताइएगा कि 2036 तक किस देश ने यह घोषणा की है। क्या वो यूएसए है, रूस है, चाइना है या भारत है। जल्दी से बताइएगा। जयंत का कहना है कि रूस है सर। कामिनी, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी मैं कुछ नाम नहीं ले रहा हूं, क्यों लोग कहते हैं कि सर एक ही दो लोगों का नाम लेते हैं, तो सबका एक एक करके नाम लेंगे, ठीक है ना।
काफी लोग ए कह रहे हैं अमेरिका, तो चलिए देखते हैं। तो याद रखना है रूस, बी आंसर सही है। रूस जो है सही आंसर है, रूस जो है आपका सही उत्तर है, याद रखना है। तो रूस इज द करेक्ट आंसर। तो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने रोसमॉस ने, याद रखना है, घोषणा की है कि 2036 तक चंद्रमा की सतह पर परमाणु पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो लगाएगा। इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन ILRS विकसित करने की योजना की जा रही है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र चंद्रमा पर भविष्य की बस्तियों और वैज्ञानिक उपकरणों को जो है वो मौका देगा वहां चार्ज करने का या ऊर्जा देने का। ये सारी चीजें जो है वो आपको करने वाला है, ठीक है ना। तो रूस के अंतरराष्ट्रीय देशों में जो रूस की एजेंसी है रॉसकॉस, उसने ये घोषणा की है कि 2036। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु संयंत्र बनाने की घोषणा की? तो रूस ने की। कब तक बनाने की घोषणा की? 2036 तक। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो रूसी अंतरिक्ष में रॉसकॉम्स, याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे नासा अमेरिका का है, इसरो इंडिया का है, वैसे ही रूस का है। यह घोषणा कब तक की गई है? तो 2036 तक। कैसा प्लांट? क्या थर्मल पावर प्लांट? तो नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। सावित्री और बाकी लोगों को मैं कह रहा हूं, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो झूठ सच के चक्कर में। इतना पढ़ाएंगे कि रिजल्ट आएगा, और मुझे लगता है रिजल्ट से ही मतलब होना चाहिए, है कि नहीं। बाकी निश्चिंत रहिए, सभी के क्लासेस अवेलेबल है, सब लोग पढ़ाए हुए हैं, अपने अपने क्लास निर्धारित रूप से रिकॉर्ड किए हैं। तो कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई टेंशन होने की संभावना नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अनीशा, नहीं, जब मैं पढ़ाता हूं तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होता है। बिल्कुल, हिम्मत, हमारे माँ बाप ने एक ही बात सिखाया है, हिम्मत करे सो हाथी बांधे, हिम्मत मर्दा तो मदते खुदा। तो ऑफिसर्स अड्डा ने वादा किया था छात्रों को रिजल्ट दिलवाने का। ऑफिसर्स अड्डा ने वादा किया था कि लोगों को अंतिम मोड़ तक लेके जाने का। और अंकेश सर हमेशा से एक ही डायलॉग कहते थे, बहुत लोग बोलता भी था कि बड़ी बोलते हैं सर आप, समय आएगा तो बत देखा जाएगा कौन साथ देता है कि नहीं देता है। तो रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्राण भले ही चल जाए लेकिन वचन नहीं टूटना चाहिए। और मैंने वचन दिया था कि ऑफिसर्स अड्डा एक मुहिम के साथ खुला है, और वो मुहिम है आप छात्रों का रिजल्ट। तो जब तक मैं आप लोगों को आपके द्वार तक नहीं पहुंचा दूंगा सफलता के, तब तक हम ना रुकने वाले हैं, हम ना झुकने वाले हैं, हल्के में ना लेना, हम द ऑफिसर्स अड्डा वाले हैं। तो याद रखना है, ठीक है ना। सोलापुर जिले में भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया किस राज्य में खोजी गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेशनल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है, नेशनल एंशियंट इंपॉर्टेंस, एंशियंट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इसका, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो सोलापुर कौन सा जिला है? तो सोलापुर जिला भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर भूल भुलैया किस राज्य में खोजी गई है? इंडियाज लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन लैबिरिंथ हैज बीन डिस्कवर्ड इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में पड़ता है? क्या कर्नाटक में पड़ता है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, या तमिलनाडु में? जल्दी से बताइएगा कि किस राज्य में सोलापुर जिला पड़ता है जहां सबसे बड़ा भूल भुलैया पत्थर जो है खोजा गया है। बहुत ही शानदार, बहुत सारे लोगों का सी यानी कि महाराष्ट्र आंसर आ रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो महाराष्ट्र फिर से विवादों में आ गया है, क्योंकि सोलापुर जिले में अब तक की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर जो है भूल भुलैया टाइप की सर्कुलर स्टोन लेबिरिंथ खोज की गई है। पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी की है, यानी कि फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी ईस्वी से संबंधित है। यानी कि सतवाहन काल आपने सुना होगा, सतवाहनाज, सतवाहनाज याद रखना है, सतवाहंस, सतवाहंस याद रखना है, वाहंस। अच्छा, कोई बता सकते हैं कि सतवाहंस जो है
तो सतवाहंस कौन होता है? सतवाहंस कौन होते हैं? तो दक्षिण पथ, दक्षिण जो है पथ सतवाहंस को कहा गया था। यानी कि मौर्य के बाद, मौर्य के बाद पूरा जो है मौर्यन काल के बाद आपके बहुत सारे आए, जैसे आपने सुने होंगे कि हर्यंक वंश के बिंबिसार, अजातशत्रु, उज्जैन, उज्जैन के बाद बहुत सारे लोग आए। लेकिन फिर आपके शिशुनाग आया, शिशुनाग का बेटा काल अशोक आया, फिर धनानंद ये महापद्मानंद आया नंद डायनेस्टी को लेकर के, फिर धनानंद लास्ट था, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आए, स्थापना किए चाणक्य के मदद से, फिर मौर्य वंश भी बहुत दिनों तक चला और वृद्धरथ की हत्या करके फिर आपके ये क्या पुष्यमित्र शुंग ने जो है उसे क्या किया, टेक ओवर कर लिया, फिर उन्हें कानवास किए। तो एक तरह से जब ये मगध का साम्राज्य जब धीरे धीरे समाप्त हो रहा था तो एक नया सूर्य का उदय हो रहा था, उसको कहते सतवाहंस। तो सतवाहंस युग का ही ये शिला पत्थर जो है, भूल भुलैया इतना बड़ा पत्थर जो है मिला है, याद रखना है। तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में आता है, और महाराष्ट्र फिर से सुर्खियों में है कि सोलापुर जिले में मिले भारत की सबसे बड़ी, और भारत ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी भूल भुलैया आकार की जो पत्थर है, ये किस राज्य में है? तो वो महाराष्ट्र में है। याद रखना है, याद रखना है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस राज्य में आपके सर्कुलर स्टोन लैब्रिंथ खोजा गया है? तो महाराष्ट्र। किस जिले में खोजा गया है? तो शोलापुर में खोजा गया है। क्या खोजा गया है? तो आपके सर्कुलर यानी कि गोलाकार के जो है आपके भूल भुलैया चट्टान खोजे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके बिल्कुल करवाएंगे विजेंद्र, बिल्कुल हम हैं ना। यूपीएससी, यूपीएससी के हाईएस्ट स्कोरर में से रहे हैं मेंस के, ठीक है ना। लोड मत लो, अकेला वन मैन आर्मी हूं, अपने छात्रों को गिरने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा, और सशक्त बना करके रिजल्ट दिलवाऊंगा। क्योंकि जब जब अंकेश सर नाम कोई सोचेगा तो कहेगा कि कोई एक था जिसने युद्ध इसलिए नहीं लड़ा कि हार या जीत हो, उसने युद्ध इसलिए लड़ा क्योंकि वो दुनिया को बताना चाहता था कि अगर सब लोग साथ छोड़ भी दे तो भी कोई व्यक्ति था जिसने अंतिम समय तक अपने रण को लड़ा और जीत भी दिलाई। तो मैं केवल लड़ने वालों में से नहीं हूं, मैं जीत भी दिलाने वालों में से हूं। और अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि अंकेश सर का डेप्थ क्या है, चाहे वो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो या कोई भी विषय हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपने डेप्थ देख लिया, बस भरोसा करिए हर एक सब्जेक्ट को भूगोल की तरह आसान बना देंगे और इतना सरल बना देंगे कि आपको चीजें अपने आप समझ में आने लगे। ये वादा है हमारा, ठीक है ना। चलिए, आरवीएनएल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? हु हैज टेकन द चार्ज एज द न्यू सीएमडी? याद रखना है, रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड। तो रेल विकास निगम लिमिटेड का गवर्नमेंट का एंटरप्राइज है रेल विकास निगम। तो विकास कुमार, सतीश अग्निहोत्री, सलीम अहमद, अनिल कुमार लाहौती। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। तो सीएमडी जल्दी से बताइएगा, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जल्दी से बताइएगा। तो काफी लोग कह रहे हैं सतीश अग्निहोत्री, सतीश अग्निहोत्री। तो यहां आंसर है सलीम अहमद, सलीम अहमद है, याद रखना है। तो सलीम अहमद, सलीम अहमद यानी कि आंसर सी है, सी आपका सही उत्तर है, सी जो है आपका सही उत्तर है। तो याद रखना है, ये सारे बोर्ड पीडीएफ टेलीग्राम पर है, बोर्ड पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल है, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का नाम है द ऑफिसर्स अड्डा, टेलीग्राम का नाम है द ऑफिसर्स अड्डा। अभी डायरेक्ट सर्च पर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। लिंक के लिए, लिंक के लिए याद रखना है, अभी कुछ दिन तक लिंक की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो लिंक के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा 8709083556, और इस पर लिख दीजिएगा सर टेलीग्राम लिंक क्या है, टेलीग्राम लिंक क्या है सर। कुछ दिनों तक लिंक की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद फिर लिंक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप, और बस इतना ही लिखना है सर टेलीग्राम लिंक दे दीजिए।
और जितने भी क्लासेस किए जा रहे हैं, जितने भी क्लासेस हो रहे हैं, सब का बोर्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। तो निश्चिंत रहिए, बिल्कुल ऐप पर एक साथ करके देंगे और डेली बेसिस पर टेलीग्राम पर देंगे, ठीक है ना। ऐप पर हो सकता है समय लग जाए, डेली रिवाइज करना है तो टेलीग्राम से ले लीजिएगा। तो प्रबंधक, अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक याद रखना है, चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर याद रखना है के रूप में कार्यभार संभाला है किसने, आरवीएनएल का, तो नवरत्न कंपनी है। तो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरवीएनएल क्या है, आरवीएनएल तो याद रखना है रेल विकास निगम लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है। यानी कि भारत के दो प्रकार की महारत्न कंपनियां होती है, तो एक नवरत्न है, एक महारत्न है, और एक मिनी नवरत्न कंपनियां हैं। तो ये मेन कंपनियां होती हैं जो भारत सरकार के डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में होती है, नवरत्न कंपनियां। और उन नवरत्न कंपनियों में से 9 कंपनियों में से एक कंपनी है आरवीएनएल, यानी कि आरवीएनएल जो है रेल विकास निगम लिमिटेड, ये नवरत्न कंपनियों में से एक है। और इसके नए जो है चेयरमैन, अध्यक्ष और निदेशक डायरेक्टर कौन बने, सलीम अहमद बने हैं। याद रखना है, वंदे भारत ट्रेन हो या बुलेट ट्रेन हो, ये सारे महत्वाकांक्षी रेल प्रोजेक्ट जो है यही गति प्रदान करेंगे, यही गति प्रदान करेंगे, ठीक है ना। नहीं, उस पर नहीं चलेगा, सब लोगों ने सब कुछ ले लिया। मैं फिर से मेहनत कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं फिर से मेहनत कर रहा हूं। बिल्कुल एईडीओ के लिए टेस्ट भी दे दिए, क्लास भी दे दिए, और बाकी जो भी जानकारी चाहिए, अगर एग्जाम से रिलेटेड जानकारी चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड जानकारी चाहिए, रिलेटेड जानकारी के लिए याद रखना है, जानकारी के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना है 7761083556 या फिर 7461083556। तो इस नंबर पर, ये 2 नंबर हैं जो ऑफिस के हमेशा ऑन है, हमेशा 24/7 सर्विस है इसका। हाँ, भले किसी को नींद आ गया तो अलग बात है, लेकिन 24/7 सर्विस है। केवल टेलीग्राम का लिंक के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, बाकी इस नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारियां दे देंगी, कहाँ ऑफलाइन है, कहाँ ऑनलाइन है, कौन सा बैच चल रहा है, कौन सा टेस्ट चल रहा है, एवरीथिंग एवरीथिंग, ठीक है ना। मुझे पढ़ाने दीजिए प्लीज, मुझे पढ़ाने दीजिए। सिलाई तकनीक से बना नौकायन पोत, जल्दी से बताइएगा, पहली यात्रा कहां से शुरू करेगा। फ्रॉम वेयर विल द स्टिच्ड सेलिंग वेसल INSV कौंडिन्य बिगेन इट्स मेंडेन वॉयज। तो ये देखिए पूरा सिलाई किया हुआ ये नौयान है, याद रखना है। और ये पहला कहां से पोत जो है शुरू करेगा, पोरबंदर से, विशाखापट्टनम से, मुंबई से या कोची से। ये नेशनल इंपॉर्टेंस का है, नेशनल इंपॉर्टेंस का न्यूज है, नेशनल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पहली बार जो है इस प्रकार के पोत आपको देखने को भारत में मिले हैं। तो इसलिए तो जो मैं क्वेश्चन लाऊंगा, एक होता है कि कुछ भी लेकर के चढ़ गए और आपके मतलब कुछ भी लेकर के चढ़ गए और डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर के नाम पे, नहीं, टू द पॉइंट जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का होगा वही केवल अंकेश सर करवाएंगे, और उसके प्लीज नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से बताइए, तो कौंडिन्या जो है गुजरात पोरबंदर से शुरू होगा, गुजरात पोरबंदर, याद करिए ये वही पोरबंदर है, ये वही पोरबंदर है। तो पोरबंदर से लेकर के सिलचर तक मैंने क्या पढ़ाया था, सिलचर मैंने क्या पढ़ाया था, पोरबंदर से सिलचर क्या है, तो पोरबंदर से सिलचर जो है आपका NH27 है, NH27 जो कि पूर्व से पश्चिम की सबसे बड़ी, पूर्व पश्चिम सबसे बड़ी क्या है, याद रखना है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहते हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। और यहीं से निकलेगा आपका, यहीं से निकलेगा। तो भारतीय नौसेना का विशेष सिलाई तकनीक, तो ये नौसेना का विशेष सिलाई टेक्निक से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नौसेना का विशेष सिलाई तकनीक से निर्मित INS कौंडिन्या जो है वो अपनी पहली यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू करेगी 29 दिसंबर को, याद रखना है 29 दिसंबर को ये शुरुआत करेगी, 29 दिसंबर को शुरुआत करेगी। तो याद रखना है, तो INS कौंडिन्या जो है सिलाई तकनीक से बनी हुई भारत की जो गर्व कहलाएगी
वो 29 दिसंबर 2025 से अपना शुरुआत करेगी, ओमान के मस्कैट के लिए रवाना होगी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कहां जाएगी, तो पोरबंदर से लेकर के ओमान तक, पोरबंदर से लेकर के ओमान तक जाएगी। और ये नौसैनिक कौशल बल्कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, बड़ी ही। जी सर, याद आ गया, याद आ गया ना। चलिए, तो आज का यहीं समाप्त मैं करता हूं, आज का जो सेशन है मैं यहीं समाप्त करता हूं। और पीडीएफ के लिए लिंक ले लीजिएगा और बिल्कुल निश्चिंत रहना है। बस मैं एक ही बात कहता हूं कि भरोसा टूटना नहीं चाहिए, विश्वास अटूट होना चाहिए, सफलता की गारंटीड पक्की है, बस ये धैर्य बनाए होना चाहिए। तो याद रखना है अंकेश सर का एक वादा, पढ़ाई में पैसा नहीं बनेगा बाधा, चाहे कोई भी हो। खूब पढ़िए, खूब पढ़िए और खूब पढ़िए, रिजल्ट लाइए, माँ बाप का रोशन कीजिए। मेरा नाम लीजिए ना लीजिए कि अंकेश सर ने क्या किया, बस अपने माँ बाप के नाम को रोशन कीजिए, बस मैं यही चाहता हूं। किसी को मत बताइए, सबको बोलिए अंकेश सर अच्छे नहीं है, लेकिन दिल तो जानता है ना कि अंकेश सर क्या है। लेकिन इतना पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए कि रिजल्ट हो जाए, ताकि आप अपने माँ बाप के और अपने परिवार के नाम को रोशन कर सके। मेरी उपलब्धि उसी में होगी जिस दिन आपको सरकारी नौकरी हो जाएगा, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलूंगा जल्दी दूसरे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार। थैंक यू सो मच।